आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक। यानी अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, बिहार के किसी भी और एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टॉपिक से मान के चलिए कि क्वेश्चन आपको मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। और वो टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं कि ये है शेर शाह सूरी। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। इनकी जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो पूरे भारतवर्ष में सबसे अनोखा थी, सबसे बढ़िया थी। पूरे इतिहास में अगर हम देखें तो वन ऑफ द बेस्ट थी। इसलिए इससे क्वेश्चन पूछना किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम के थ्रू हम गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो उससे क्वेश्चन आता ही है। तो बिना अ, देरी किए हुए आपको ये बताते हुए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसको आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, आइए हम लोग शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, शेर शाह सूरी का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इससे भी क्वेश्चन आता है, खास करके बीपीएससी में। इसलिए सबसे पहले हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन पर पढ़ते हैं। जैसे शेर शाह सूरी का जन्म 1486 एडी में हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि 1486 में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ। बहुत सिंपल सी बात है कि जन्म शेर शाह सूरी का 1486 में हुआ। इनके पिता का नाम हसन खान सूर था। और ये जो हसन खान सूर है, ये जागीरदार थे सासाराम के। जैसे दिल्ली सल्तनत तो ओवरऑल रूलर है, इसका बिहार में भी कंट्रोल है। खास करके इस समय जो साउथ बिहार है उसमें कंट्रोल है। तो साउथ बिहार में जो सासाराम है, आप लोग को मालूम होगा कि रोहतास का हेडक्वार्टर सासाराम में है। तो यही सासाराम के जागीरदार थे इनके पिता, यानी शेर शाह सूरी के पिता जो थे हसन खान सूर, जिनका नाम है, ये जागीरदार थे। कहाँ के? सासाराम के जागीरदार थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन तो आएगा कि शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ। तो 1486 एडी में, बहुत सिंपल सी बात है, 1486 में, 1486 में। और इनके पिता का नाम हसन खान सूर है, जो जागीरदार है सासाराम के। ठीक है। इनके बचपन का नाम फरीद खान है। यानी बचपन में जब इनका जन्म हुआ तो माता पिता ने इनका नाम फरीद खान रखा। तो फिर ये शेर कैसे बने, शेर खान कैसे बने? तो इन्हें टाइटल दिया गया शेर खान, जो कि बहार खान नुहानी के द्वारा दिया गया। अब हमने बहार खान नुहानी के बारे में पहले ही पढ़ा, नुहानी डायनेस्टी के बारे में। तो ये जो बहार खान नुहानी है, इन्होंने शेर शाह सूरी को यानी फरीद खान को देखा कि एक ही स्ट्रोक में ये एक शेर या बाघ की हत्या कर देते हैं। एक ही तलवार की धार से, एक ही तलवार की वार से पूरा शेर को निपटा देते हैं। इसलिए इनको टाइटल शेर खान मिला। तो ये क्वेश्चन तो फेवरेट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि फरीद खान को शेर खान की टाइटल किसने दिया। तो ये कौन थे? बहार खान नुहानी थे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो नुहानी डायनेस्टी है उसका फाउंडर दरिया खान नुहानी को माना जाता है। और दरिया खान नुहानी के बाद जो राजा बने वो बहार खान नुहानी है। तो ये बहार खान नुहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी पत्नी से शादी भी करते हैं शेर खान। इसलिए आपको याद रखना है कि जो फरीद खान है उनको शेर खान की टाइटल कोई और नहीं बल्कि बहार खान नुहानी ने दिया। इनके जो एंसेस्टर थे यानी शेर शाह सूरी, आप बार बार सुनते होंगे कि जब भी हम लोग शेर शाह सूरी पढ़ते हैं तो हम लोग को बताया जाता है कि शेर शाह सूरी एक अफगान थे। यानी कि ये क्या है? अफगान के रहने वाले थे इनके पूर्वज। तो इनके जो दादा थे, मेन रूप से इनके जो पिता के पिता थे, वो अफगान से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे। ऐसे तो किताब आप पढ़िएगा तो गांव का नाम भी दिया हुआ रहता है, संभव है रहरी गांव से आए थे। लेकिन वो सब हमें नहीं जानना है, उतना डीप में नहीं पूछेगा क्वेश्चन। सिंपली जानना है कि इनके एंसेस्टर अफगानिस्तान से आए थे, यानी एक अफगानी थे। अफगानी होने के कारण इनके द्वारा जो डायनेस्टी बनाया गया उसे अफगान डायनेस्टी भी कहते हैं। इनकी बचपन की पढ़ाई जौनपुर से पूरी हुई। जौनपुर जानते हैं आप, यूपी में है जौनपुर। तो जौनपुर से इनकी बचपन की शिक्षा हुई शेर शाह सूरी की। आपको ये बात नहीं पता होगा कि जो बैटल ऑफ चंदेरी था, जानते हैं कि बाबर जब भारत आया तो ये 4 युद्ध लड़ा था, जिसके बारे में हम कभी मुगल एम्पायर पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो बिहार की हिस्ट्री चल रही है। तो वो क्या था कि पानी पीकर खाना खाया, चला चंदेरी, घाघरा पहनकर चला चंदेरी, ऐसा है ना? घाघरा पहनकर चला चंदेरी। तो ये 4 युद्ध है जो बाबर ने भारत में लड़े। पानीपत के युद्ध, खानवा के युद्ध, घाघरा के युद्ध और चंदेरी के युद्ध। तो ये जो चंदेरी की युद्ध है, इसमें शेर शाह सूरी बाबर के तरफ से लड़े थे एक सैनिक के भूमिका में। यानी कि जिस मुगल डायनेस्टी का इन्होंने अंत किया हुमायूं को हराने के बाद, आगे देखेंगे, उस मुगल डायनेस्टी का ही जो फाउंडर था बाबर, उसके तरफ से, उसकी सेना की तरफ से शेर शाह सूरी पहले ही लड़े हुए थे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी समय इन्होंने कहा था कि इफ लक इज ऑन माई साइड आई विल इजिली चेज अवे द मुगल्स आउट ऑफ इंडिया वन डे। यानी कि अगर भाग्य, अगर किस्मत हमारी साथ देती है तो हम मुगल को भारत से एक दिन आसानी से खदेड़ देंगे। और आगे जाके फ्यूचर में ऐसा होता भी है जब हुमायूं को ये भारत से खदेड़ कर सूर डायनेस्टी का फाउंडेशन रखते हैं, जिसके बारे में हमें देखना है।
तो ये बहुत सिंपल सी बात हुई कि इनका जन्म 1486 एडी में हुआ। बचपन का नाम फरीद खान था। बहार खान नुहानी ने इन्हें शेरशाह या शेर खां की टाइटल दिया, शेर खां की टाइटल दिया। इसके पिता का नाम हसन खान सूर था, जो जागीरदार थे सासाराम के, और इनके एंसेस्टर अफगानिस्तान से आए थे। बचपन की शिक्षा जौनपुर से पूरी हुई और ये बाबर की तरफ से युद्ध में भी भाग लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। जिस बहार खान नुहानी ने इसे शेर खान की टाइटल दिया था, इसकी जब डेथ होती है बहार खान नुहानी की, तो इनकी जो बेगम रहती है, इनकी जो विधवा रहती है दुद्दू बेगम, इनसे शादी कर लेते हैं शेर खान। और इससे इनका जो कंट्रोल है बिहार पर बढ़ जाता है, क्योंकि जो साउथ बिहार का एरिया है उस पर कंट्रोल किसका, नुहानी डायनेस्टी का है, बहार खान नुहानी का है। अगर बहार खान नुहानी की पत्नी से शादी कर लेते हैं तो अल्टीमेटली कंट्रोल किसके पास चला गया, शेर खान के पास ही चला गया। तो ये आपको याद रखना है कि शेर शाह ने पहली शादी, दो शादी करते हैं, आगे देखेंगे लाड मलिका से भी करते हैं, पर पहली शादी जो करते हैं वो बहार खान नुहानी की विधवा दुद्दू बेगम से करते हैं 1520 की दशक में। एग्जैक्ट डेट को याद करना भी संभव नहीं है और जरूरत भी नहीं है, और किताब में मिलेगा भी नहीं आसानी से। तो शेर खान ने पहली शादी किनसे किया, बहार खान नुहानी की विधवा दुद्दू बेगम से किया। ठीक है। 1529 में ये नुसरत शाह, जो बंगाल का राजा था नुसरत शाह, उसको डिफीट करते हैं और टाइटल लेते हैं हजरत अला। देखिए इनका टाइटल बहुत सारा है, आगे भी देखेंगे कि बहुत सारा टाइटल है। इनका बचपन का नाम क्या है, फरीद खान है, क्योंकि शेर को, बाघ को एक ही झटके में काट दिया, इसलिए इसको क्या चीज का टाइटल मिल गया, शेर खान की टाइटल मिल गया, यानी शेर का टाइटल मिला, खान तो पहले से ही था। और अब देख रहे हैं कि 1529 एडी में जब इन्होंने नुसरत शाह, जो बंगाल के राजा हैं, इसको पराजित करता है, तो नुसरत शाह को पराजित करने के बाद ये टाइटल लेता है हजरत अला का। तो ये भी इसका नाम हो गया हजरत अला। तो हजरत अला भी इसका नाम हो गया। पहले इसका नाम फरीद खान था, फिर इसका नाम शेर खान पड़ा, और अब बंगाल को पराजित करने के बाद, नुसरत शाह को पराजित करने के बाद 1529 में टाइटल लेता है हजरत अला। ठीक है। 1530 में इनकी दूसरी शादी होती है, ये होती है लाड मलिका से, जो विडो हैं ताज खान के, और ये सूबेदार के, चुनार के सूबेदार थे। सिंपल याद रखना है। पहला शादी किससे हुआ, पहला शादी हुआ दुद्दू बेगम से। दुद्दू बेगम से शादी, दुद्दू बेगम कौन थे, ये बहार खान नुहानी की पत्नी थी, बहार खान नुहानी की विधवा थी। बहार खान नुहानी की मृत्यु के बाद शादी करते हैं इससे। बहार खान नुहानी कौन है, वही जिसने शेर खान की टाइटल इनको दिया था बचपन में शेर को मारने के कारण। ये नुहानी डायनेस्टी के इंपोर्टेंट राजा थे, दरिया खान नुहानी के बाद राजा बने थे। दूसरा शादी किससे कर रहे हैं, लाड मलिका से कर रहे हैं। दूसरा शादी किससे कर रहे हैं, लाड मलिका से। लाड मलिका कौन है, एक चुनार किला था, ये चुनार का जो सूबेदार था जिसका नाम ताज खान था। एक और ताज खान कर्रानी के बारे में आप पढ़ेंगे, वो दूसरा है। जब आपने पढ़ा होगा कि अकबर के समय बिहार की क्या स्थिति थी, तो वहां ताज खान कर्रानी आता है, वो दूसरा। ये ताज खान क्या है, ये सूबेदार है। कहाँ का सूबेदार है, चुनार जो फोर्ट है इसका सूबेदार है। क्योंकि इसकी पत्नी से शादी करते हैं, इसलिए चुनार फोर्ट शेर शाह के पास आ जाता है, और इससे शेर शाह की जो प्रेस्टीज है, जो ताकत है, उसमें और बढ़ोतरी होती है। ठीक है। तो 1529 में इन्होंने हराया है बंगाल के राजा नुसरत शाह को और टाइटल लिया हजरत अला। 1530 में इन्होंने शादी कर लिया है लाड मलिका से, जो विडो है ताज खान के, और ताज खान कौन थे, फॉर्मर सूबेदार ऑफ चुनार थे। 1534 में फिर से एक युद्ध होता है और फिर से ये बंगाल को हराते हैं। इस समय नुसरत शाह नहीं, कोई और राजा रहता है। ये बैटल ऑफ सूरजगढ़ है। बेसिकली अभी सूरजगढ़ को सूरजगढ़ा कहते हैं। आप अगर कभी लखीसराय, मुंगेर, ये एरिया में जाइएगा तो सूरजगढ़ा वहाँ की फेमस लोकेशन है, तो उसे ही सूरजगढ़ सूरजगढ़ कहा जाता है। आप बिहार ज्योग्राफी जब पढ़िएगा तो वहाँ आप अगर क्यूल नदी के बारे में पढ़ते हैं तो आप पाइएगा कि क्यूल नदी सूरजगढ़ के पास ही, सूरजगढ़ा के पास ही गंगा से जाके मिलती है। तो यही बैटल ऑफ सूरजगढ़ जो है, ये सब हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन रहने से हम आसानी से लिंक करके याद कर सकते हैं। तो बैटल ऑफ सूरजगढ़ होता है, और इसमें फिर से ये बंगाल को पराजित करते हैं 1534 में। इससे पहले कब पराजित किए थे, 1529 में। किसको, नुसरत शाह को। कहाँ का राजा था, बंगाल का राजा था। पराजित करने के बाद क्या टाइटल लेते हैं, हजरत अला। याद हो रहा होगा शायद आपको। तो हजरत अला का टाइटल लेते हैं। फिर 1530 में तो शादी की है, उसके बारे में तो देख लिया। 1534 में फिर से हराते हैं बंगाल को, और ये था बैटल ऑफ सूरजगढ़। ये इनके जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल था, इसलिए इससे क्वेश्चन आता है। ये प्रपोज किया था बंगाल को हराने के बाद, और बंगाल पर कंट्रोल पाने से पहले ये प्रपोज किया था हुमायूं को कि अगर इन्हें बंगाल दे दिया जाए तो बिहार ये हुमायूं को दे देंगे, और साथ में 10 लाख दिनार एनुअली भी देंगे। यानी शेर शाह सूरी कह रहे हैं कि अगर हमें बंगाल दे दिया जाए, शेर शाह सूरी को बंगाल पर कंट्रोल करने दे दिया जाए, तो हुमायूं को ये क्या प्रदान करेंगे, हुमायूं को ये क्या देंगे, हुमायूं को ये बिहार दे देंगे, और प्लस 10 लाख दिनार हर साल देंगे, धन के रूप में 10 लाख दिनार देंगे। क्योंकि बंगाल ऑफ कोर्स वाज मोर प्रॉस्परस रीजन। क्यों,
क्योंकि यहाँ पोर्ट है, यहाँ ट्रेड ज्यादा थी, इसलिए बंगाल ज्यादा अमीर जगह थी, इसलिए ऐसा प्रपोजल दिया। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है शायद, हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा या किसी में पूछा था, ये स्टेटमेंट देकर ही कि हुमायूं को किसने प्रपोजल रखा था कि अगर आप बंगाल दे देते हैं तो बिहार भी देंगे और 10 लाख दिनार भी देंगे। तो ये शेरशाह सूरी ही थे जो जो हुमायूं को ये प्रपोजल देते हैं। लेकिन हुमायूं ऑफ कोर्स ये प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है और फाइनली 1537-38 में ये बंगाल पर कंट्रोल कर लेते हैं। ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट से ज्यादा क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछती है, पर ये क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ने से हमें आसानी होती है याद करने में, समझ हमारा बढ़ता है, इसलिए हम डेट लाएं। तो 1537-38 में ये बंगाल पर कंट्रोल कर लेते हैं। 1534 में पराजित किया था बैटल ऑफ सूरजगढ़ से, और अब कंट्रोल कर लेते हैं। अब इनके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट 2 बैटल पढ़ना है। एक 1539 में बैटल ऑफ चौसा होता है, आप पहले से ही जानते होंगे शायद। ये चौसा कहाँ है? ये चौसा बक्सर में है। और इसकी क्या खासियत है? दिस इज द प्लेस वेयर गंगा एंटर्स बिहार। गंगा नदी जो है, माँ गंगा जो है, ये बिहार में एंटर कहाँ से करते हैं? ये चौसा से ही एंटर करते हैं। जो बक्सर का चौसा गांव है वहां से एंटर करते हैं। तो यहीं पर एक बैटल होता है, किसके बीच में? हुमायूं और शेर खान के बीच में एक बैटल होता है, एक युद्ध होता है। हुमायूं, और एक तरफ हुमायूं है, एक तरफ शेर खान है। आप इसके बारे में जो मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसमें आप जरूर पढ़े होंगे कि कैसे एक भिस्ती इसकी जान बचाता है, उसको एक दिन के लिए राजा बना दिया जाता है। वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग इन बिहार। तो हुमायूं और शेर खान में युद्ध होता है। कौन जीतता है? शेरशाह जीत जाता है। और यहीं पर शेर खान टाइटल लेता है शाह का। इसलिए पहले क्या था? ये पहले ये फरीद खान था बचपन में, फिर क्या बना? शेर खान बना। जब टाइटल इसको बाहर खान नुहानी ने शेर खान दिया। 1529 में जब ये नुसरत शाह को, बंगाल के राजा को हराता है, तो क्या टाइटल लेता है? हजरत ए अला। हजरत ए अला का टाइटल लेता है। और अब जब हुमायूं को पराजित कर रहा है 1539 में, तो क्या टाइटल ले रहा है? शाह का टाइटल ले रहा है। शाह मतलब राजा, तो शाह का टाइटल ले रहा है। यानी अब क्या बन गया? शेर खान तो पहले से था, तो अब शेर शाह बन गया। और सूर डायनेस्टी का था तो शेरशाह सूरी हो गया। तो यहां से फाइनली इसको नाम, इसका जो ओरिजिनल नाम से हम लोग जानते हैं शेरशाह सूरी, वो बैटल ऑफ चौसा के बाद ये जब टाइटल शाह लेता है तब शेरशाह सूरी बनता है। ठीक है। और इन्होंने अपने नाम पर सिक्के भी चलवाए, कॉइन्स भी चलवाए, क्योंकि ये खुश था। हुमायूं को ये पराजित किया, मुगल के राजा को पराजित किया। मुगल जिसका पूरा जलवा पूरा भारत में है। बाबर जिसने कभी भारत में तो एटलीस्ट कोई युद्ध नहीं हारा, 14 वर्ष की आयु में ही वो इतना बड़ा बड़ा कारनामा कर दिया था। बड़े बड़े राजाओं को 4 युद्ध भारत में हुए, चारों में पराजित किया, तो उसके वंशज को हराया, इसलिए ये कॉइन्स भी चलवाता है। अगला युद्ध फिर 1540 में, 1 साल के बाद होता है, और ये है बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं। कन्नौज आपको मालूम होना चाहिए, ये कन्नौज यूपी में है, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी जो श्रीमती डिम्पल यादव हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। तो कन्नौज जो बिलग्राम, कन्नौज या बिलग्राम दोनों एक ही बात हुआ। बिलग्राम कन्नौज के पास है जहां पर एक्चुअल युद्ध हुआ, तो इसे बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं। तो कन्नौज की युद्ध या बिलग्राम की युद्ध 1540 में होता है। किसके बीच में होता है? हुमायूं और शेरशाह में। कौन जीतता है? शेरशाह जीतते हैं। हुमायूं को इस बार इंडिया छोड़ देना पड़ता है, बिकॉज दिस डिफीट वाज वेरी, मतलब डेंजरस। ये डिफीट ज्यादा खतरनाक थी, ये डिफीट ज्यादा बौखलाने वाली थी, और इसलिए हुमायूं को छोड़ना पड़ा। और हो भी रहा युद्ध कहाँ? कन्नौज में, जो दिल्ली, इट इज मोर क्लोजर टू दिल्ली एंड आगरा, जहां पर ये लोग का सेंटर था। तो जब उसके सेंटर के पास जाके आप हराएंगे तो इसे भारत तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हुमायूं फ्लेड फ्रॉम इंडिया, और शेरशाह को गद्दी कहाँ की मिल गई? दिल्ली की गद्दी मिल जाती है, और इस तरह से सूर डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। यानी कि अब दिल्ली में कौन है? सूर डायनेस्टी है। दिल्ली का राजा कौन है? ये शेरशाह सूरी है। इससे पहले शेरशाह सूरी दिल्ली का राजा नहीं था, बिहार का राजा था। बिहार में इसकी जीत की पताका लहरा रही थी। बंगाल को इसने कैप्चर कर लिया था 1537-38 में, और अब ये राजा बना वहां की। 10 जून 1540 को इसका कोरोनेशन आगरा में होता है, यानी राज तिलक जिसको हम बोलते हैं। तो ये राज तिलक इसका हो जाता है कहाँ? ऑफिशियल रूप से आगरा में हो जाता है 1540 में। 10 जून 1540 आपको नहीं याद रखना है, सिंपली याद रख सकते हैं कि 1540 में इसका कोरोनेशन, राज तिलक यानी ऑफिशियल जो होता है समारोह करके, ये आगरा में हो गया। यहाँ भी एक टाइटल लेता है सुल्तान ए आदिल। तो यहाँ भी टाइटल लिया सुल्तान ए आदिल। देख रहे कितना नाम है, एक बार फिर से रिवाइज करें। सबसे पहला नाम सबको मालूम है, फरीद खान। दूसरा नाम सबको मालूम है, शेर खान। तीसरा नाम सबको मालूम है, नुसरत शाह को 1529 में हराने के बाद टाइटल लेता है क्या? हजरत, हजरत अला, या हजरत ए अला भी, हजरत अला। ठीक है। फिर हुमायूं को 1539 में बैटल ऑफ चौसा में डिफीट करने के बाद टाइटल लेता है शाह।
और अब 1540 में पराजित करने के बाद ऑफिशियल जो राज तिलक है वो हो जाने के बाद, कोरोनेशन हो जाने के बाद क्या टाइटल ले रहा है? ये टाइटल ले रहा है सुल्तान ए आदिल। सुल्तान ए आदिल यानी भारत का सुल्तान, ऐसा। तो सुल्तान इतने टाइटल ये लिए, तो आपको सभी नाम याद रखना। 45 में शेर शाह सूरी, जो कैपिटल बिहार का इस समय तक बिहार शरीफ था, जैसा कि हमने पीछे देखा भी कि तुगलक पीरियड के समय ही जो बिहार का कैपिटल है उसको बिहार शरीफ कर दिया गया था। तो 1541 में शेर शाह सूरी पटना में एक फोर्ट बनाता है और बिहार का कैपिटल बिहार शरीफ से पटना कर देता है, यानी फिर से पटना बिकम्स द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार का कैपिटल फिर से क्या बन गया? पटना बन गया। और ऐसे शेर शाह सूरी का जो मेन कैपिटल है 1540 के बाद से, वह तो दिल्ली ही रहता है, क्योंकि हुमायूं को हराने के बाद दिल्ली की राजगद्दी मिलती है। तो शेर शाह सूरी का जो ओवरऑल कैपिटल है इंपीरियल रूल का, वो तो दिल्ली रहता है। लेकिन 1541 में बिहार प्रोविंस का जो कैपिटल है वो बिहार शरीफ से चेंज करके कहां कर देता है? पटना दे देता है। और इसकी जानकारी हमें मिलती है किताब में, जिसका नाम है तारीख ए दाऊदी, जिसको कि अब्दुल्ला ने लिखा। तो अब्दुल्ला राइटर थे जिन्होंने एक किताब लिखा है तारीख ए दाऊदी। तो इस किताब में, तारीख ए दाऊदी में, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारीख ए दाऊदी का राइटर कौन थे? अब्दुल्ला। या अब्दुल्ला के द्वारा फेमस किताब जो लिखा गया, जिसमें इस बात की जिक्र है कि शेर शाह सूरी ने पटना में एक फोर्ट बनाकर बिहार की कैपिटल बिहार शरीफ से हटाकर पटना को फिर से शिफ्ट कर दिया। तो ये तारीख ए दाऊदी में है, जिसमें कि अब्दुल्ला ने इस बात की जिक्र की है, अब्दुल्ला ने लिखी है। तो क्या है? सिंपल सी बात है कि 1541 में शेर शाह सूरी पटना में एक फोर्ट बनाता है और कैपिटल को बिहार शरीफ से पटना शिफ्ट कर देता है। और ये ही अटैक्ड वेरियस राजपूत रूलर्स फ्रॉम 1542 टू 1545। बहुत सारे राजाओं पर अटैक करते हैं, राजपूत राजाओं पर, जैसे मालवा, जैसे रैसिन। रैसिन पर तो कंट्रोल भी कर लेता है, रणथंभौर और मारवाड़। हमें याद नहीं रखना है उतना डिटेल, सिंपली याद रख सकते हैं कि 1542 से 45 के बीच में इन्होंने कई राजपूत राजाओं पर अटैक किया, जैसे मालवा, जैसे रैसिन, जैसे रणथंभौर, और एक मारवाड़ है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ के युद्ध में दो बहादुर सैनिक ने बहुत जबरदस्त बहादुरी दिखाई। ये थे जैता और कुप्पा। इसका नाम आप याद रख सकते हैं। और राजस्थान की आप फोकलोर सुनेंगे, वहां के गीत सुनेंगे, वहां का इतिहास पढ़ेंगे, तो इनकी जो तारीफ है बहुत अधिक होती है जैता और कुप्पा की, क्योंकि इन्होंने जो बहादुरी दिखाई वो अनोखा बहादुरी था। तो ये याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी जब मारवाड़ पर अटैक करता है, मारवाड़ जो राजा है, जो राज्य है मारवाड़, उस पर अटैक करता है, तो जैता और कुप्पा को बहादुरी से दिखाते हैं। और यही मारवाड़ के युद्ध में इतना बहादुरी से ये लोग, इनकी सेना लड़ते हैं, मारवाड़ की सेना, कि शेर शाह सूरी को कहना पड़ता है कि आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट। यानी क्या उसको बोलते हैं, दो मुट्ठी बाजरे के लिए हम भारत को हार जाते हैं, ऐसा बोलता है ना। मतलब कि ये सब रीजन क्या है? थोड़ा डेजर्ट रीजन है, तो यहाँ पर फर्टाइल भूमि तो है नहीं, फर्टिलिटी कम है, इसलिए ऐसा बोलता है कि दो मुट्ठी बाजरे के लिए, मिलेट यहाँ पर बाजरा ज्यादा होता है, क्योंकि कोर्स ग्रेन्सी हो सकता है, क्योंकि बालू बलुआही मिट्टी है। और इसमें हारते हारते बचा, इसलिए इसको लगा कि हिंदुस्तान का राज हार जाते ही छोटे से राज्य को जीतने के लिए। तो आपको मारवाड़ याद रखना है। और कौन था? मालवा, जो मध्य प्रदेश में मालवा प्लेट्यू है, आपको पता होना चाहिए। रेसिन, रणथंभौर भी जानते होंगे, और मारवाड़। यहाँ अब आगे चलते हैं। इसका लास्ट अटैक जो 1545 में हुआ, और ये कालिंजर पर होता है। ये इसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहीं पर इसका डेथ हो जाता है। तो आप कालिंजर के युद्ध को नहीं भूल सकते हैं, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता है, आगे देखेंगे। तो यहाँ के रूलर कौन है? कीरत सिंह रूलर है। ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा गया है कि जब इसने कालिंजर पर अटैक किया तो वहां के राजा कौन थे, पर क्योंकि इससे इतना क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कुछ नया क्वेश्चन अगर बनाता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए यहाँ के रूलर कौन है? कीरत सिंह है, ये ध्यान रखेंगे। ही वाज, ये जो शेर शाह सूरी हैं, एक फायर आर्म ऑपरेट कर रहे थे, जिसका नाम उक्का है, यानी कि एक तोप टाइप का होता है उक्का, जिसमें बम फेंका जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कालिंजर है इसका फोर्ट था, दीवाल है, बहुत ऊंची ऊंची दीवालें हैं, तो इसको तोड़ना है तभी तो अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ बैठ के ये उक्का को चलाया, जिससे क्या होगा, एक गोला निकलेगा और इससे टकरा के इसी के आसपास रखा हुआ बारूद के पास आके गिर गया। और ये गोला में क्या है, एकदम पूरा हीट है, क्योंकि दीवार से टकरा के आया है, तो इसमें विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है, और ये जिंदा जल के मर जाता है, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि ये एक तोप चला रहा था, फायर आर्म चला रहा था, यानी उससे गोला निकलता था, दीवार से टकराता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसके पास आके गिरता है और बारूद में आग लग जाता है। इस समय इसकी एज 73 ईयर्स के थे, तो ही वॉज किल्ड एट द एज ऑफ 73 ईयर्स। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं, 3-4 टॉपिक इसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप ये नहीं सोच सकते हैं
कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। ऊपर वाला तो इसका पर्सनल इंफॉर्मेशन था, कुछ बैटल्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स जहाँ ये युद्ध में भाग लिए, खास करके बैटल ऑफ चौसा हो, बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज हो, या कालिंजर के फोर्ट पर जब इसकी मृत्यु होती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है जो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला क्या है कि इसका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या था, आखिर क्या चीज का कंस्ट्रक्शन कराता है। भाई पूरा हिंदुस्तान का राजा बना बैठा है और इतना बड़ा दिमाग है इसके पास, एक छोटा सा सैनिक के रूप में, एक छोटा जागीरदार का बेटा से शुरू हुआ है सफर, और भारत का हिंदुस्तान बैठा बन गया है, तो बहुत सारा काम करेगा। जो हम पहले देखे कि 1541 में ये क्या करता है, फोर्ट बनाता है पटना में, पटना में एक किला बनाता है, तो वो है फोर्ट एट पटना। दूसरा ये फोर्ट बनाता है, फोर्ट नेम्ड रोहतासगढ़ इन सिंध टू स्टॉप मुगल्स। अब मुगल्स को स्टॉप करने के लिए, ट्राइब्स को स्टॉप करने के लिए एक रोहतासगढ़ फोर्ट बनाता है जो सिंध में है। सिंध कहाँ है, गुजरात के बगल में पाकिस्तान में एरिया है सिंध, वही सिंध में एक फोर्ट बनाता है, लेकिन नाम क्या रहता है, रोहतासगढ़। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि रोहतासगढ़ है तो ये रोहतास में बना होगा, ये रोहतासगढ़ फोर्ट सिंध में रहता है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ऑफ कोर्स हमें नहीं जानना है, पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन था। So he constructed a fort named Rohtasgarh in Sindh province of Pakistan, today सिंध प्रोविंस। तो जो सिंध प्रोविंस है वहां रोहतासगढ़ फोर्ट है। एक फोर्टिफाइड पैलेस यानी राजमहल बनाता है जिसका नाम शेरगढ़ है सासाराम में। तो नाम इसका देखिए कितना बढ़िया बढ़िया है, शेरगढ़। शेरगढ़ कहाँ है, सासाराम में। और ये क्या है, एक पैलेस है, एक राजमहल है जहां शेरशाह सूरी रहता था। और क्या बनाया, रोहतासगढ़ फोर्ट का निर्माण सिंध में किया था। बहुत सारे फोर्ट को ये दोबारा उसकी मरम्मत कराता है, बनाता है, जैसे चुनार की फोर्ट, रोहतास की फोर्ट, ये सबको दोबारा मरम्मत कराता है। रोहतास फोर्ट को ये दोबारा बनाता है, जो भारतीय पॉलिटिक्स में एक खास जगह रखता है रोहतास फोर्ट, तो इसका निर्माण दोबारा करता है। ये रोहतास फोर्ट कहाँ है, रोहतास फोर्ट रोहतास में है। तो वो क्या था, वो था जो सिंध में बनाया, ये रोहतासगढ़ फोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ये सिंपली रोहतास फोर्ट है जो रोहतास में है, और अगर रोहतासगढ़ फोर्ट बोले तब वो सिंध में है। पटना में फोर्ट बनाता है, बहुत सारे फोर्ट का मरम्मत भी कराता है, जैसे चुनार रोहतास फोर्ट, यही वाला देख रहे हैं रोहतास फोर्ट का, यही लिखा हुआ है। और शेरगढ़ नाम का एक फोर्टिफाइड पैलेस बनाता है, यानी कि चारों तरफ से किलाबंदी है और अंदर महल है। ये सराय बनाता है एवरी 2 कोस, यानी जैसे अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर कह सकते हैं, पहले कोस में मेजर किया जाता था। तो जैसे ये 8 किलोमीटर है, तो इसके बीच में एक कोस, एक सराय का निर्माण कराता था। सराय मतलब क्या होता है, रेस्ट हाउस टाइप का। पहले यात्री जब रोड पर चलते थे तो रेस्ट करने के लिए जगह होना चाहिए, तो रेस्ट हाउस, यही रेस्ट हाउस क्या करेगा, पोस्ट के रूप में काम करेगा। कि यहाँ से मान लीजिए घोड़ा से लोग चला और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया, फिर ये यहाँ से दूसरा घोड़ा गया, यहाँ इंफॉर्मेशन दिया, फिर दूसरा घोड़ा यहाँ से इंफॉर्मेशन दिया। तो इस तरह से क्या होगा कि पोस्टल सिस्टम और कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए पाकिस्तान तरफ से अटैक होता है, तो इसका ये जो फास्ट रहेगा, क्योंकि रिफ्रेश रहेगा घोड़ा हर एक 8 किलोमीटर में जब चेंज होगा, तो इसके पास इंफॉर्मेशन जल्दी आएगा। तो सिंपली याद रखना है कि ही बिल्ट सराय, सराय का निर्माण कराता है। ये आप छोड़ सकते हैं, 2 किलोमीटर में था, 1 किलोमीटर में, 8 किलोमीटर में। और इस्लाम शाह जब इसके बाद राजा बनता है तो वो इसको और इंप्रूव करता है और ज्यादा सराय बीच में बनाता है। सराय मतलब रेस्ट हाउसेस बनाता है। शेर शाही मोस्क पटना में बनाता है। आप लोग पटना में रहे हैं तो जानते होंगे, पटना में एक मोस्क है शेर शाही मोस्क, और इसका भी निर्माण कौन कराता है, शेरशाह सूरी कराता है। यानी एक मोस्क का भी निर्माण करता है जिसका नाम है शेर शाही मोस्क। ये पुराना किला बनाता है, जिसे अभी ओल्ड फोर्ट दिल्ली में आप घूमे होंगे, पुराना किला दिल्ली। और ये दीन पनाह जो हुमायूं के द्वारा बनाया गया था, इसी को तोड़ के दीन पनाह की जगह पर ही पुराना किला का निर्माण करता है, ओल्ड फोर्ट का निर्माण करता है, जो शेरशाह सूरी बनाता है ना। तो इतना कंस्ट्रक्शन कराता है। क्या क्या हमने देखा, एक बार देखे। पटना में एक फोर्ट का निर्माण कराता है, नाम का जरूरत नहीं है। रोहतास में एक फोर्ट का निर्माण कराता है, नाम है रोहतास फोर्ट, इसको दोबारा मरम्मत कराता है। कुछ फोर्ट का ये मरम्मत कराता है, जैसे कि चुनार फोर्ट, क्योंकि चुनार फोर्ट इसी के कब्जा में आ गया था। कौन थे, लाडो बेगम से शादी करने, लाड मलिका से शादी करने के बाद। उसके बाद सिंध में रोहतासगढ़ फोर्ट बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। रोहतासगढ़ फोर्ट सिंध में बनाता है, ठीक है। फिर क्या बनाता है, सराय का निर्माण कराता है एवरी 2 कोस। सराय क्या था, रेस्ट हाउसेस थे। और क्या बनाता है, पुराना किला बनाता है। पुराना किला या इसे ही ओल्ड फोर्ट कहते हैं। ये कहाँ बनाता है, दीन पनाह जो दिल्ली में था, जिसे हुमायूं ने बनाया था, उसी के जगह पर ये पुराना किला बनाता है। यही पुराना किला में एक लाइब्रेरी रहता है, जहां से हुमायूं गिर कर मरता है। आप लोग उसके बारे में इंडियन हिस्ट्री में पढ़े होंगे। अब देखते हैं शेर शाह का जो टोम्ब या मुसोलियम है। टोम्ब क्या होता है, टोम्ब जहां पर मुसलमान को दफनाया जाता है। तो ये जो ग्रेव है,
जहां दफनाया जाता है उसे टोम्ब कहते हैं। तो मुसोलियम क्या है? अगर वही दफनाया गया जगह पर ऊपर किसी कंस्ट्रक्शन को किया जाए, ऊपर एक बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जमीन के अंदर किसी मुसलमान को दफना दिया गया, तो ये क्या हो गया? टोम्ब हो गया। अब इसी के ऊपर अगर कुछ बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए चिन्हित करने के लिए, पहचानने के लिए, तो अब ये क्या हो गया? मुसोलियम हो गया। और जनरली मुसोलियम के पास और भी बहुत सारे टोम्ब होते हैं, क्योंकि एक बिल्डिंग एक व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति के लिए एक बिल्डिंग का निर्माण करना तो ज्यादा मुश्किल है। राजा के लिए किया भी जा सकता है, लेकिन उसके आसपास अगर और भी टोम्ब है और कोई बिल्डिंग बना हुआ है तो उसे मुसोलियम कहते हैं। हमें ये नहीं जानना है, हमें सिंपली जानना है कि शेरशाह का जो टोम्ब है या मुसोलियम है जहाँ शेरशाह को दफनाया गया उसके बारे में जानना है। ये सासाराम में है। ये खुद ही स्टार्ट करा दिया था बनाना, यानी इसका निर्माण खुद ही शुरू कर दिया था मरने से पहले ही। अपना जो कब्र है और उसके ऊपर कौन सी बिल्डिंग रहेगी, कैसा रहेगी, इसका निर्माण शेरशाह सूरी अपने जीवन काल में ही करा दिया था। हालांकि पूरा नहीं हुआ, बाद में इस्लाम शाह इसका जब बेटा राजा बनता है, इस्लाम शाह सूरी बनता है राजा, तो वो इसका निर्माण पूरी कराता है। ये एक लार्ज आर्टिफिशियल लेक के बीच में है, यानी चारों तरफ ऐसे करके लेक है और बीच में क्या है? बीच में इसका टोम्ब है, जो अभी आगे देख रहे हैं, मुसोलियम है जो बिल्डिंग का निर्माण कराता है। इसका ओक्टागनल स्ट्रक्चर है। ओक्टागनल स्ट्रक्चर मतलब सिंपल होता है कि इसके 8 साइड है। 8 साइड देख लीजिएगा कैसे बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड, इस तरह से 8 साइड है, तो ओक्टागनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सिंपली पढ़े, सासाराम का जो मुसोलियम है कहाँ है? शेरशाह सूरी का जो मुसोलियम है कहाँ है? सासाराम में। अपने जीवन काल में शुरू कर दिया था, पर इस्लाम शाह उसको पूरा कराता है। ये एक लार्ज आर्टिफिशियल लेक के मिडिल में है। स्ट्रक्चर कैसा है? ऑक्टागनल स्ट्रक्चर है, यानी 8 साइड है इसके। अलेक्जेंडर कनिंगम इसको बोला है सिमिलर टू ताजमहल फॉर इट्स ब्यूटी। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर भी कहे जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी चलती है, जिसका काम है जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, उसकी प्रोटेक्शन करना। इसलिए आप अगर कुतुब मीनार या ऐसे कई अन्य जगह घूमने जाते हैं तो लिखा हुआ रहेगा प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसी का काम है जगह जगह पर खुदाई करना और भारतीय इतिहास को और समृद्ध बनाना। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने बोला है कि ये सिमिलर है ताजमहल के समान ही अपना खूबसूरती में। तो आप समझ सकते हैं कि सासाराम का जो मकबरा है, ये सॉरी शेरशाह सूरी का जो मकबरा सासाराम में खूबसूरत है। ये फाइन एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। अब वर्ड पर ध्यान दीजिए, इंडो और इस्लामिक। इंडो मतलब इंडियन आर्किटेक्चर और इस्लामिक मतलब इस्लाम का आर्किटेक्चर। अब इंडो इस्लाम से पहले है तभी तो इंडियन नाम है, यानी इसमें हिंदू आर्किटेक्चर की झलक दिखती है और इधर इस्लामिक आर्किटेक्चर, दोनों का मिक्स है इसमें। यानी भारत में जो आर्किटेक्चर की विधि पर मौजूद थी, जैसे खास करके पत्थरों से निर्माण कराना बिल्डिंग का, और जो इस्लाम का आर्किटेक्चर आया, खास करके जो डोम रहता है ना ऐसा करके, इसके ऊपर इस तरह जो सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, इसको क्या कहते हैं? डोम कहते हैं। ये भारतीय स्ट्रक्चर का नहीं है। भारत में तो टेम्पल का कैसा रहता था? इस तरह से रहता था। तो ये डोम का स्ट्रक्चर हो गया। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स में पढ़ सकते हैं। तो इसे माना जाता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक फाइन एग्जाम्पल। यानी इसमें इंडियन एलिमेंट्स, हिंदू एलिमेंट्स में भी मौजूद है और इस्लामिक एलिमेंट्स जो बाहर से आए हैं, जैसे डोम्स या फिर जो उस पे कलमा लिखना, खूबसूरत हैंडराइटिंग में फूलों का लिखना, ये सब चीज फूलों का छापना, ये सब क्या है? इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये बढ़िया एग्जाम्पल है। ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। जो कैमूर की पहाड़ी है, यही कैमूर की पहाड़ी से रेड सैंडस्टोन लिया जाता था। लाल लाल और सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर, जो पत्थर रहता है ना, तो बलुआ पत्थर इससे निर्माण किया गया है, यानी लाल कलर का दिखेगी। और ये कैमूर के हिल से जनरली प्राप्त होती थी। जो जगन्नाथपुरी के टेम्पल हैं वो भी लाल से बने हुए हैं। जो रेड फोर्ट है इसलिए उसका नाम रेड फोर्ट ही रख दिया है। तो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ रहे हैं हम? शेर शाह के मुसोलियम के बारे में, है ना। हमने क्या पढ़ा इसके बारे में कि ये कहाँ मौजूद है? ये सासाराम में मौजूद है। सासाराम मतलब रोहतास में मौजूद है। ठीक है, ये किसका फाइन एग्जाम्पल है? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सुनते जाएं। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक फाइन एग्जाम्पल है। क्या चीज से बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। अच्छा, ये किसके अंदर है? एक आर्टिफिशियल लेक है, उसी के अंदर ये बना हुआ है। आर्टिफिशियल लेक मतलब मानव निर्मित झील है, चारों तरफ पानी है, उसके अंदर बना हुआ है। कैसा स्ट्रक्चर है? ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है। शेरशाह सूरी ने ही इसका निर्माण शुरू करा दिया था, पर बाद में इस्लाम शाह सूर जब राजा बनते हैं तो वो इसको पूरा कराते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला चीज जो ये कराते हैं, और वो है ग्रैंड ट्रक रोड। तो ग्रैंड ट्रक रोड के बारे में पढ़ते हैं। यही ग्रैंड ट्रक रोड को सड़क ए आजम भी कहा गया।
ये जो ओरिजिनल इसका नाम था ओरिजिनली, और ये कहाँ से कहाँ जाती है, सोनारगांव जो वेस्ट बंगाल अभी है, सॉरी वेस्ट बंगाल कह रहे हैं, बांग्लादेश में है, और पेशावर जो पाकिस्तान में, इसको कनेक्ट करती थी। तो इस तरफ सोनारगांव है जो बांग्लादेश में अभी है, सोनारगांव तो बांग्लादेश में, और इस तरफ पाकिस्तान के जो पेशावर है यहाँ तक जाती थी। तो ये एक रोड थी, और इसी रोड को क्या कहा गया, ग्रैंड ट्रक रोड या सड़क ए आजम। कहाँ से जाती है, सोनारगांव जो बांग्लादेश में, और पेशावर जो पाकिस्तान में, एक रोड है। ये रोड पहले भी रोड थी, देखेंगे उसका नाम अलग था। तो इसका नाम शेरशाह सूरी ने इसको दोबारा बनाया, इसका मरम्मत कराया, और इसे ही क्या नाम दिया, ग्रैंड। हालांकि शेरशाह सूरी इसका नाम क्या दिया, सड़क ए आजम, यानी आजम का सड़क, राजा का सड़क, तो सड़क ए आजम। ठीक है। एंशियंट टाइम में इसी का नाम उत्तर पथा था। उत्तर पथ जो होता है ना, उत्तर की तरफ पथ, शेरशाह इसी को रिनेम किया और रिकंस्ट्रक्ट किया और नाम रख दिया सड़क ए आजम या बादशाही सड़क। दोनों एक ही बात हुआ ना, आजम की सड़क या बादशाह की सड़क। तो सड़क ए आजम या बादशाही सड़क जो उत्तर पथ थी, जो बांग्लादेश से पाकिस्तान की तरफ जाती थी, उसको दोबारा मरम्मत कराता है, दोबारा उसको उसको बनाता है, और उसका नाम बदल के रख देता है सड़क ए आजम या बादशाही सड़क। बाद में इसी का नाम चेंज कर दिया गया और रख दिया ग्रैंड ट्रक रोड, और ये ब्रिटिश के द्वारा कहा जाता है, यानी ब्रिटिश इसका नाम क्या रख देता है, ग्रैंड ट्रक रोड। इसका पर्पस क्या था, टू बिल्ड टू फैसिलिटेट रैपिड मिलिट्री मूवमेंट एंड टू बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स अक्रॉस द एम्पायर। अब अगर बांग्लादेश से, सोनारगांव से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक एक रोड बनेगी, तो मिलिट्री का मूवमेंट तो फास्ट होगा ही। इसके लिए देखिए जो अभी का सरकार है, और इससे लेके सरकार भी जो थे, कितना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरा, चाहे लद्दाख का एरिया हो, हमारे देपसंग, या जो गालवान वैली हो, है ना, या ये सब जो जो जितना भी एकदम बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर गांव है, वहां पर कितना तेजी से रोड का कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है, ताकि हमारे मिलिट्री को क्या है, कोई भी अगर जरूरत पड़े हथियार की, भोजन की, या किसी अन्य चीज की व्यवस्था की जरूरत हो, और मिलिट्री का आवागमन इस एरिया में बढ़ सके, ताकि हम चाइना के थ्रेट को रोक सके। तो जब अभी इतना फोकस है, तो उस समय भी फोकस था, तो इससे मिलिट्री की मूवमेंट बढ़ेगी और साथ में ट्रेड भी आसानी से होगा। अब देखिए चलते हैं, वो है जब्ती सिस्टम। हाँ, हम चाहते थे इसको कि 2 ही लाइन में कवर कर दें, सिंपली बता के ये, कि ये एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था। यानी कि जो लैंड रेवेन्यू जनरली होती थी, उसको कैसे कलेक्ट किया जाए, उसके कलेक्शन में क्या ध्यान रखा जाए। तो हम सिर्फ इतना चाहते थे बताने कि ये जो जब्ती सिस्टम है, ये एक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था। लेकिन फिर हमें लगा कि हमने इस पे क्वेश्चन देखा, तो लगा कि इससे क्वेश्चन और डीप में पूछा जा सकता है, इसलिए हम थोड़ा-सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लेके इसको बताते हैं। तो जब्ती सिस्टम क्या है? ये एक लैंड रेवेन्यू मेथड था, यानी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन मेथड बेसिकली बोलेंगे, कि लैंड रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप राजा बने, आप किंग है शेरशाह सूरी की जगह, और आपको है कि आपका ये एम्पायर है, अब आप यहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं, तो कोई मेथड इंट्रोड्यूस कीजिएगा ना। तो यही मेथड है जब्ती सिस्टम, जो शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया। तो अगर सिंपल भाषा में एकदम समझे, तो जब्ती सिस्टम क्या था, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन मेथड था। किसने इंट्रोड्यूस किया, शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया। इससे क्या होगा, ये टैक्सेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया, यानी टैक्सेस को फिक्स कर दिया। जैसे आपका ये अगर एरिया है जहां से आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं, और मान लीजिए आप इस एरिया से कुछ और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, इस एरिया से कुछ और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, दूसरा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। तो इसने पूरे एम्पायर में क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। आगे देखेंगे कैसे, ताकि पीजेंट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, एक्सप्लॉयटेशन उनका ना हो, है ना। जो पहले वेग एस्टिमेट मौजूद था, पहले जो सिस्टम मौजूद था, जो उतना परफेक्ट नहीं था, जो वेग था, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस ज्यादा फॉलो नहीं किए जा रहे थे, उसको रिप्लेस करके एक बेटर सिस्टम लाया शेरशाह सूरी ने, और इसी का नाम है जब्ती सिस्टम। तो अभी सिंपल आपको समझना है कि जब्ती सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, इंट्रोड्यूस शेरशाह सूरी ने किया, और ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम था, यानी कि इसमें एक तरीका से लैंड रेवेन्यू फिक्स रहेगा, पता रहेगा, और जो पहले के चलते आ रहे वेग लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसको रिप्लेस किया। अब देखते हैं एक्चुअल में इसमें क्या क्या किया। पहला है कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट को चालू किया, यानी कि मान लीजिए कोई किसान है, तो उस किसान का ये जो लैंड है, खेत है, इसको एग्जैक्टली मेजर किया जाएगा। तो मेजर किया जाएगा तभी तो पता चलेगा कि यहाँ से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहला काम किया गया कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट, लैंड वाज मेजर्ड यूजिंग द सिकंदरी गज। जो स्टैंडर्ड रोड था, जो आपको पता होगा, सिकंदर लोदी ने इंट्रोड्यूस किया था सिकंदरी गज। यही सिकंदरी गज से पहले लैंड को मेजर किया जाएगा, क्योंकि जब तक मेजरमेंट नहीं होगा तब तक लैंड रेवेन्यू डिसाइड करना मुश्किल है। यानी इससे पहले जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किए जा रहे थे, उसमें मेजरमेंट भी नहीं बढ़िया से किया जा रहा था। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद सोयल को ग्रेड किया गया,
कि ठीक है ये लैंड है, तो ये लैंड को हम गुड बोल सकते हैं उपजाऊ के दृष्टिकोण से, फर्टिलिटी के दृष्टिकोण से, बैड बोल सकते हैं, या मिडिल या एवरेज बोल सकते हैं। तो इस तरह से 3 पार्ट में लैंड को बांटा गया कि फील्ड्स वर क्लासिफाइड एज गुड, मिडिल और बैड, ताकि इसका फर्टिलिटी डिसाइड हो। अगर बढ़िया है तो उसमें क्या होगा, थोड़ा ज्यादा लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। अगर खेत खराब है, उसमें कम होती है, तो ठीक है, दोनों एक ही बीघा खेत है या एक ही कट्ठा खेत है, लेकिन क्योंकि ये बढ़िया है, ये इसका फर्टिलिटी बहुत बढ़िया है, तो यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर ज्यादा यहाँ प्रोडक्शन होता है तो रेवेन्यू भी यहाँ क्या होगा, ज्यादा लिया जाना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ रेवेन्यू भी क्या है, कम लेना चाहिए। तो इस तरीका से सोयल को क्लासिफाई किया गया। स्टेट का शेयर फिक्स किया गया कि द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस। जो भी प्रोड्यूस होगा इसका 1/3 स्टेट टैक्स में ले लेगा। कैश कलेक्शन पर ज्यादा जोर दिया गया, यानी कि अगर ये खेत है, यहाँ से राइस हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप 1/3 राइस दे दीजिए। ज्यादा कोशिश था ऑफिसर्स का, गवर्नमेंट का, कि आप इसको कैश में पे कीजिए, यानी पैसे में पे कीजिए, काइंड में नहीं पे कीजिए, राइस नहीं दीजिए। ऑफिशियल पेपर इसके लिए बनाए गए, जैसे किसानों को पट्टा दिया गया, जैसे अभी होता है ना, जो जमीन का कागज होता है, तो उसी को यहाँ क्या कहा जा रहा है, पट्टा कहा जा रहा है कि ये पट्टा लो। मतलब ये एक कागज है जिसमें कि लिखा हुआ रहेगा कि फार्मर्स नेम, कौन है फार्मर्स, ये कितना एरिया का खेत है, इस एरिया का क्या बाउंड्री है, इससे फिक्स हो जाएगा कि हाँ इस खेत के बारे में है और यह खेत इस फार्मर के नाम है। पट्टा दिया गया और एक काबुलियत साइन किया गया। काबुलियत क्या होता है कि आप कबूल कीजिए, इकरार कीजिए कि आप कितना रेवेन्यू पे करेंगे। अब जब पट्टा दे दिया गया तो इसमें लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है कि ये बैड है, गुड है, या मिडिल लेवल का फर्टिलिटी है। तो इससे क्या है, एक तरीका से लैंड रेवेन्यू फिक्स हो गया ना। तो उसी के लिए एक एग्रीमेंट साइन करा लिया गया फार्मर से, जिसको कि काबुलियत कहते हैं, कि आपको इतना रेंट, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब देखते हैं राजा टोडरमल का क्या इसमें जो है कंट्रीब्यूशन रहा। तो जब शेरशाह सूरी था राजा, तो शेरशाह सूरी के समय जो राजा टोडरमल है, ये शेरशाह सूरी के अंदर भी काम किया है राजा टोडरमल। पर इस समय जो राजा टोडरमल है, ये एक जूनियर ऑफिसर है, एकमात्र रेवेन्यू ऑफिसर है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके कारण इसका रोल क्या है, एकदम लिमिटेड है, सिर्फ देख रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, सीख रहा है। लेकिन जब यही राजा टोडरमल अकबर का जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बनता है, हाँ, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला जब मिनिस्टर बन जाता है, तब वहां पर एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। क्या इंट्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं दहसाला सिस्टम। बस अब 2 मिनट और है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शेरशाह सूरी का जो सिस्टम था उसको क्या कहते हैं, जब्ती सिस्टम। इसमें क्या था, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का एक तरीका है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करता था, इसमें लैंड मेजरमेंट होता था। लैंड मेजरमेंट के लिए कौन सा जो है स्केल यूज करता था, सिकंदरी गज का यूज करता था, सिकंदरी गज का यूज होता था, ठीक है। और क्या इसमें होता था, इसमें लैंड को बांट दिया गया बैड, गुड और मिडिल में, और उसी से लैंड रेवेन्यू जो है फिक्स कर दिया गया, पट्टा दिया गया और काबुलियत, 2 कागज बनाया गया। अब समझ गए होंगे ये सब क्या है। अब इसी में क्या है कि मुगल थोड़ा सा चेंज करता है। तो ये क्या है, ओरिजिनल फ्रेमवर्क को किसने बनाया, जब्ती सिस्टम पहली बार जब शेरशाह सूरी आया तो उसने ओरिजिनल फ्रेमवर्क बनाया। बाद में इसमें 10 ईयर का डाटा देने लगा, जैसे कि आपको बताना है कि इस लैंड से कितना रेवेन्यू देना है। तो जो शेरशाह सूरी था उस साल का ही एवरेज प्रोड्यूस देखता था कि इस साल एवरेज प्रोड्यूस हुआ है, मान लीजिए 10 केजी हुआ है प्रोड्यूस, तो इसका 1/3 हिस्सा, मान लीजिए 12 केजी हुआ है, तो 1/3 हिस्सा यानी 4 केजी आपको देना है रेवेन्यू। लेकिन अकबर क्या किया, बोला 10 साल का एवरेज बताओ कितना हुआ है। तो मान लीजिए 10 साल का एवरेज भी 12 हुआ है, तब भी 1/3 मिल जाएगा, यानी कि 4 केजी दिया जाएगा। लेकिन अब एवरेज में तो चेंज आ गया ना, ये तो हम मान लिए ना कि 12 है। तो ये जो कैलकुलेशन का तरीका है, इसमें 10 साल का एवरेज लेता था, इसलिए इसका नाम क्या है, दह साला सिस्टम। दह साला, तो दह है ना, दह मतलब 10 साल की इसमें एवरेज है। बस इतना ही अंतर था और कोई खास अंतर नहीं था। हालांकि 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। तो ये जो शेरशाह सूरी का है, ये इसमें बेस किस पर है, जो प्राइस है, जो रेवेन्यू फिक्स हो रहा है, वो किस चीज पर बेस है, ये बेस है एनुअल क्रॉप यील्ड्स पर, कि उस साल कितना क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ है, इस पर फिक्स रहेगा जो रेवेन्यू है। लेकिन जो अकबर का सिस्टम था वो 10 साल का एवरेज पर फिक्स था, इसलिए ये फ्रीक्वेंट अपडेट्स खोजता था। हर साल आपको पता करना पड़ेगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ है ना, इसलिए इसका स्टेबिलिटी क्या था, लेस था, क्योंकि हर साल पता करना। इसमें एक बार 10 साल में पता कर लिया तो 10 साल का एवरेज में, इसलिए हाईली स्टेबल है, अपडेट 10 साल के बाद ही होगा। ये इसमें मेजरमेंट कौन सा स्केल से किया जाता था, सिकंदरी गज से। और यहाँ पर जो अकबर था वो इलाही गज इंट्रोड्यूस किया था। आपको मालूम होगा कि अकबर ने दीन इलाही नाम का
दीन ए इलाही नाम का एक नया रिलीजन स्टार्ट करने का सोचा था, जिसमें मात्र 17 फॉलोअर ही रह गए थे, जिसमें एक बिरबल भी थे। तो दीन दीन ए इलाही, उसी से आप याद रख सकते हैं कि अकबर ने जो स्केल यूज किया वो इलाही गज था लैंड मेजरमेंट के लिए, यानी इसके समय का स्केल अलग था। जो बांस होता है ना, जिससे गांव में मेजर करता है, अभी भी बांस यूज होता है, वो भी हर जगह अलग अलग उसका भी साइज होता है। तो सिकंदरी गज से शेरशाह सूरी ने किया यूज सिकंदरी गज को लैंड मेजरमेंट के लिए, और इसने इलाही गज को इंट्रोड्यूस किया। आपको सिंपल समझना है एकदम कि जब्ती सिस्टम, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं कि जब्ती सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस क्या कौन किया, शेरशाह सूरी ने किया। क्या है? लैंड कलेक्शन या लैंड रेवेन्यू कलेक्शन मेथड, मतलब कि एक लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक मेथड दिया है। इसमें क्या होता था, इसमें लैंड को मेजर किया जाता था, उसी पर फिक्स होगा रेवेन्यू। तो लैंड मेजरमेंट होता था, किस स्केल से होता था? सिकंदरी गज से होता था, सिकंदरी गज से होता था, ठीक है। फिर क्या होता था, लैंड को बांट दिया गया कि कुछ बैड है, गुड है या मिडिल है, उसी के हिसाब से लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा। कितना करता था? 1/3 करता था, ठीक है। किसमें लेता था? कैश में जनरली लेता था। इसी को क्या कहते हैं? जब्ती सिस्टम कहते हैं। अकबर आया तो क्या किया, बस इसमें जो है सिकंदरी, यहाँ पर सिकंदरी गज है, यहाँ पर इलाही गज कर दिया, इलाही गज को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर एनुअल होता था असेसमेंट कि हर साल कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर रेवेन्यू लिया जाएगा। यहाँ पर 10 साल में एक बार होता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 10 साला सिस्टम कहते हैं, 10 साला सिस्टम। ऐसे तो और भी चेंजेस हैं, पर ये हमारे एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको समझ लिए तो आप एक साथ दो चीज को समझ लिए, इसलिए मेरा मकसद था अकबर वाला बताने का, क्योंकि आप फिर इसमें क्या है, 10 साला सिस्टम को भी लगभग समझ गए कि ये भी एक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ही है, और इसमें 10 साल का लैंड मेजरमेंट 10 साल का एवरेज लिया जाता था। और जो जब्ती सिस्टम है आपने इसको भी समझा, ठीक है। आगे बढ़, शेर शाह सूरी के द्वारा कुछ सिक्के चलाए गए जो अत्यंत फेमस हुए। इस सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो सिक्का चलाया उसका नाम है रुपया। आपको क्या याद रखना है? शेर शाह सूरी ने एक सिक्का चलाया जिसका नाम रुपया है, और ये रुपया किसमें था? सिल्वर पे थी, यानी रुपया जो कॉइन्स थी ये सिल्वर की थी। ये क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रुपया जो सिक्का है ये किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। और ये किस मेटल से बनी हुई थी? तो सिल्वर की थी। और ये स्टैंडर्ड सिल्वर रुपया है, ये सब नहीं याद करना, 178 ग्राम। और यही प्रिकर्सर है मॉडर्न रुपी का। अभी जो रुपी बाद में भारत में आया उसी का ये ओरिजिनल यहीं से शुरू हुआ था, रुपया जो सिल्वर का था। दूसरा इसने जनाया दम, जो कॉपर का था। तो क्वेश्चन आएगा कि दम किस मेटल का था? तो कॉपर मेटल का था। ये भी पूछा जा सकता है। ये डेली ट्रेड के लिए था, यानी कि लगभग एक रुपया में 40 दम होता था। यानी कि क्या है ये छोटा डिनोमिनेशन है। आम जैसे कि आप सिंपल चीज आलू प्याज टमाटर चावल ये सब खरीदने जाते हैं तो आप क्या चीज देंगे? दम देंगे, क्योंकि रुपया बड़ा डिनोमिनेशन हुआ। और इसने ही मोहर चलाया, मोहर जो गोल्ड का बना हुआ था। तो ये हाई वैल्यू गोल्ड कॉइन्स था, इसका जो ऑफ कोर्स वैल्यू रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि इसने 3 कॉइन्स चलाया, आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। एक रुपया चलाया, रुपया किसकी थी? सिल्वर मेटल की थी। दूसरा दम चलाया, दम किस मेटल की थी? कॉपर मेटल की। और तीसरा इसने मोहर चलाया, और ये मोहर क्या था? गोल्ड मेटल की कॉइन्स थी। तो शेरशाह सूरी के द्वारा ये तीनों कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रुपया, दम और मोहर, ये तीनों इसके द्वारा चलाया गया, ठीक है। यानी कि जो पहले मेटल चल रही थी उसमें अनस्टेबल मिक्स्ड मेटल कॉइन्स थी, यानी बहुत सारे मेटल्स को मिक्स करके एलॉय के रूप में सिक्का चलाया जा रहा था। इसको ये खत्म किया और ये प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर या प्योर कॉपर कॉइन्स चलाने लगा। गोल्ड को क्या कहते हैं? मोहर। सिल्वर को क्या कहते हैं? रुपया। और कॉपर को क्या कहते हैं? दम। तो अब ये प्योर कॉइन्स चलने लगे। इन सिक्कों पर बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट में लिखा हुआ रहता था, जैसे इसका नाम हो तो बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट यानी अरेबिक में भी और देवनागरी में भी लिखा हुआ रहता था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि सिक्कों पर 2 स्क्रिप्ट में लिखा हुआ जाता था। लिगेसी क्या है? यही सिस्टम बाद में मुगल्स के द्वारा अपनाया गया, ब्रिटिश के द्वारा अपनाया गया, और इट फॉर्म्स द बेस फॉर प्रेजेंट डे कॉइनेज ऑल्सो। तो अभी कुछ समय पहले तक जो कॉइनेज चलती थी उसका भी कहीं ना कहीं ओरिजिन यहीं से देखने को मिलती है। तो ये इसका लिगेसी है कि बाद में ये इतना अच्छा था, इतना फेमस था कि ना सिर्फ अशोक ने अपनाया, ब्रिटिश ने भी अपनाया। अब लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि शेर शाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है 1545 में, कालिंजर फोर्ट के बाद, कालिंजर में जो इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद, तो उसके बाद हमने उसके उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में पढ़ रहा था, जो उनके जीवन के समय में ही शुरू किया गया था। चाहे वो शेर शाह सूरी के मुसोलियम को बनाना हो, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करना हो, वेरियस क्वाइनेज का चलाना हो, सराय का कंस्ट्रक्शन कराना हो, पेड़ पौधा ये सब रोड के किनारे तो लगाए ही,
तो उस वो सब उनके जीवन के समय चल रहा था। जब इनकी मृत्यु होती है तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या परिवर्तन आता है, यानी अगले राजा कौन बनते हैं, इनके बारे में देखना है। तो अब छोटा सा टॉपिक बचा है। तो इसके बाद जो राजा बनता है और लंबे समय तक 1545 से 1554 तक रहता है, लगभग 9 साल तक, वो इस्लाम शाह सूरी रहता है। यानी शेर शाह सूरी के बाद जो अगले राजा बनते हैं सूर डायनेस्टी के, ये इस्लाम शाह सूरी हैं। और देख सकते हैं कि 9 साल तक यही राजा रहते हैं। यानी जब तक इस्लाम शाह सूरी राजा रहता है तब तक सूर डायनेस्टी लगभग स्टेबल थी, मजबूत थी। इसका जन्म जलाल खान के नाम से हुआ था, तो इसने अपना टाइटल इस्लाम शाह सूरी रखकर ये राजा बनते हैं। तो ये भी याद रखना, ये जलाल खान ही था, टाइटल इस्लाम शाह सूरी रख के ये फिर से राजगद्दी करता है। और स्ट्रॉन्ग रूलर था जो लॉ को कोडिफाई किया और ये रिवेलियंस को दबाया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है इस्लाम शाह सूर का 1554 में, तो इसके बाद सिविल वार हो जाता है इन्हीं के पुत्रों के बीच में। यानी इस्लाम शाह के जो पुत्र हैं उसके बीच में एक सिविल वार टाइप की चीज होती है, घटना होती है। और उसके बाद इसकी जो राज्य थी 3 पार्ट में बट गया। एक मोहम्मद आदिल शाह ले लिया, इब्राहिम शाह ले लिया और सिकंदर शाह सूर ले लिया। कौन सा एरिया में क्या है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सिंपली समझना है कि शेर शाह सूरी के बाद जो राजा बनते हैं वो पहले राजा कौन रहते हैं, शेर शाह सूरी। इसके बाद कौन बनते हैं, अभी किसके बारे में पढ़े, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कब से कब रहते हैं, 1545 से 54, यानी मैक्सिमम पार्ट तक तो यही रहते हैं इस्लाम शाह। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह सूर राजा बनते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि 2 युद्ध होते हैं, एक बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और एक बैटल ऑफ सिरहिंद। अगर आपको सिर्फ इतना मालूम है कि बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा सूर डायनेस्टी से रिलेटेड है और हुमायूं दोनों में शामिल है, यानी हुमायूं जिसको कि बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम के बाद शेर शाह सूरी हुमायूं को खदेड़ कर भारत से बाहर कर दिया था, वो हुमायूं वापस आता है और उसके वंशज को निपटा के फिर से मुगल डायनेस्टी की स्थापना रखता है। पहला बैटल होता है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, ये हुमायूं डिफीट करता है अफगान फोर्सेस के और पंजाब को कैप्चर कर लेता है। दूसरा होता है बैटल ऑफ सिरहिंद, इसमें सिकंदर शाह सूरी को पराजित करता है। तो ये याद रखना है आपको कि सिकंदर शाह सूरी को किस बैटल में पराजित करता है, बैटल ऑफ सिरहिंद में, और मुगल एम्पायर को रिस्टोर कर जाता है। फाइनल ब्लो तब आता है जब अकबर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जो हेमू है, जो मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति रहता है, ये हेमू को पराजित करता है। आप इसके बारे में अकबर के जो इंडियन हिस्ट्री उसके बारे में जरूर पढ़े होंगे कि कैसे हेमू को गलती से तीर लग जाती है, हाथी पर बैठे हुए रहते हैं, सवार रहते हैं, कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं और इनके सेना को लगता है कि इनकी हत्या हो गई है और उसी में कंफ्यूजन के कारण इनकी पराजय हो जाती है। तो ये जो आदिल शाह है, देखे ना, इस्लाम शाह के बाद 3 एरिया में बट गया था, तो आदिल शाह का ही सेनापति कौन रहता है, हेमचंद्र। हेमचंद्र हेमू, जिन्होंने विक्रमादित्य का भी टाइटल लिया था, तो इसलिए विक्रमादित्य हेमचंद्र हेमू कहते हैं। इसकी पराजय होती है और हत्या होती है। उससे पहले बैटल ऑफ सिरहिंद में किसको हराता है, सिकंदर शाह सूर को। नाम भी सिरहिंद है, सिकंदर शाह सूर है। और एक और जो फैक्शन बचा हुआ था, इंपोर्टेंट नहीं कौन राजा थे, पर बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में भी कौन था, हुमायूं था, और दूसरी तरफ अफगान फोर्सेस था। तो तीनों आप याद रख सकते हैं। पहले बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जिसमें हुमायूं हराता है अफगान को, फिर बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा के बाद सिरहिंद, और ये पंजाब का एरिया में है। सिरहिंद में किसको पराजित करता है, ये पराजित कर देता है सिकंदर शाह सूर को, ऐसे सिरहिंद, ऐसे सिकंदर शाह सूर को। और जो आदिल शाह की सेनापति हेमू रहते हैं, हेमचंद्र हेमू, इसको अकबर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में पराजित कर देता है। तो इस तरह से हमने सूर डायनेस्टी को खत्म किया। और ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव था, इसको बनाने में, कंटेंट तैयार करने में काफी समय लगा, बहुत रिसर्च करने के बाद हमने बना पाया। तो आप इसको लेक्चर को पढ़िए और देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बीपीएससी का हो, दरोगा का हो, यूपीएससी का क्वेश्चन हो, यूपीपीएससी, कोई भी क्वेश्चन अगर शेर शाह सूरी से है तो इतने में बनना चाहिए। एटलीस्ट 99% क्वेश्चन तो जरूर बन जाएंगे, क्योंकि इसमें एवरीथिंग वाज कवर्ड फ्रॉम हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वेरियस बैटल्स एंड इवन लेटर सूर डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ शेर शाह सूरी। तो आप इसको जरूर सीरियसली लें, इसको अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन बनाएं, जरूर बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।